बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। लाहौर कलंदर्स ने कल पहली फ़तह हासिल की पाकिस्तान सुपर लीग 9 में, और कल जिस चीज़ की ज़रूरत थी लाहौर कलंदर्स को, और जमान खान ने वही कुछ किया जिस तरह वो माजी में बॉल करते आए हैं लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया कल के मैच में और 4 विकेटें हासिल की। दूसरी तरफ कल एक और बड़ी कामयाबी अगर हम कहें पाकिस्तान सुपर लीग 9 में, तो कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी 7 विकेटों से। तो कल का दिन जो है अगर हम देखें तो दो ऐसी टीमें जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 में निचले नंबरों पर थी और दोनों ने कल मैच में फ़तह हासिल की है। इस हवाले से जो है हम अपने शो में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जाफ़र साहब, कल के मैच पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल सेकंड मैच की, जहां पर लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। काफ़ी इंतज़ार रहा उन्हें इससे पाकिस्तान सुपर लीग 9 में फ़तह के लिए। 8वें मैच में उन्होंने जाकर जो है पहली फ़तह नसीब हुई है। क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से? और जिस तरह मैं कहता आया अपने प्रोग्राम में कि उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं करी, और कल ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग भरपूर अंदाज में क्लिक किया। जमान पे बड़ा भरोसा करते थे और जमान ने कल उनको ब्रेक थ्रू दिया। मेरे ख्याल में दिफाई चैम्पियन को इतने 6 मैचेस खेलने के बाद एक कामयाबी मिलना ये एक हैरान कुन बात थी। और ख़ास तौर पे अगर इस मैच की बात करें, देखिए माजी में भी बहुत सारी ऐसी टीमों के साथ मैचेस हो चुके हैं जो PSL के रहे हैं, टीमें हारती रही हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से पेशावर आपकी लाहौर कलंदर जो है ना वो शिकस्तों पर शिकस्त खा रही थी। उसका रीज़न ये था कि उस टीम के जो कप्तान है वो कौमी टीम के भी कप्तान है, वो आपके पाकिस्तान T20 टीम के भी कप्तान है, जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी उनका जो है ना इंतखाब उन्होंने चुनना है उन खिलाड़ियों को। तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी क्लिक नहीं कर रही थी। इवन दो कि इसके साथ जो जितने बॉलर्स थे ये ज़्यादातर रिलाई कर रहे थे फास्ट बॉलिंग पे, वो फास्ट बॉलिंग का शोबा भी उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से चलना चाहिए था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि दिखाई दे रही थी। दीगर ये कि जिस तरह राशिद खान का ना आना इस टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि आपके जो है ना 13 ओवर से लेके आपके 17 ओवर तक का जो एक दरमियान का जो ओवर्स होते थे वो राशिद खान करता था, और राशिद खान के जो है ना उस लेकिन जब साहब एक प्लेयर्स के ना आने से आप समझते हैं इतना बड़ा फर्क आ जाएगा एक टीम के ऊपर? ऑब्वियसली देखिए, ये रिलाई जो कर रहे थे कप्तान शाहिनशाह आफरीदी ज़्यादातर अब फास्ट बॉलर्स पे कर रहे थे, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के विकेटों पे फास्ट बॉलर की तो बड़ी मट्टी पलीत होती है यहाँ पे, क्योंकि बैट्समैन जो है ना वह इन विकेटों से आशना है। हमने कभी नहीं देखा पिछले 7-8 सालों से कि कोई ऐसा बॉलर जो फास्ट बॉलर हो जो कि वो ज़्यादा विकेटें ले रहा हो। स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं, फास्ट बॉलर्स इतना कारआमद साबित नहीं हुआ है इन विकेटों पे पाकिस्तानी जितने मैदान वहाँ पे खेले, लेकिन बैट्समैन बड़े निकल कर सामने आए। तो अगर आप देखें जिस तरह शुरू के PSL की अगर बात करें तो उसमें हसन अली आपके बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे लाइन टू लाइन से, लेकिन वो तेज बॉलर नहीं थे, वो मीडियम पेसर के तौर पर जो है ना वो कर रहे थे। रुमान रईस हो गए, शुरू में अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन जिस तरीके से विकेटें चेंज हुई हैं पिछले 3-4 सालों में, उस तरीके से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग का कोई शोबा जो है ना वो हमारी विकेटें लेने में कामयाब नहीं। इसका दारो मदार हमने देखा कि आपने कहा फास्ट बॉलर से कोई खातिर कारकर्दगी ऐसी नहीं दिखा रहे थे जिस पे जो है वो विकेटें लेते दिखाई दें। और आप क्योंकि अगर लाहौर कलंदर्स की कामयाबी पिछले 2 टाइटल की करें तो उसमें जमान खान का बड़ा अहम रोल है, शाहिनशाह आफरीदी का बड़ा अहम रोल है। जमान खान ये ज़रूर है कि वो डेड ओवर्स के अंदर अच्छी बॉल किया करते थे, जिसका बेनिफिट है लाहौर कलंदर्स को होता रहा माजी में भी, और कल उन्होंने फिर परफॉर्मेंस दिखाई और कामयाबी लाहौर कलंदर्स ने हासिल की। देखिए जमान खान जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तानी मलंगा, लेकिन वो उस मलंगा का वो रोल अदा नहीं कर पा रहे जो कि एक और मलंगा आ गया सलमान इरशाद, श्रीलंकन जो मलिंगा था उस तरह का रोल वो अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जमान खान का मुझे इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं लगी। बहुत जोर मारते हैं, बहुत तेज करने की कोशिश करते हैं, देखें एक आध बॉल पे तो बैट्समैन आउट हो ही जाता है। तो इनकी विकेटें भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस पे हम कहेंगे भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है। देखें पाकिस्तान बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ से कई फास्ट बॉलर्स निकल कर सामने आए। जमान खान उनमें एक दूसरे तीसरे दर्जे के शुमार होते हैं। इससे पहले अगर आप देख लें कि नसीम शाह वो कहाँ से विकेटें ले पा रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो भी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव साबित नहीं हो रहे। हुनैन जिनके बारे में कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा यंगस्टर आ रहा है, वो भी मुनासिब बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो स्पिनर्स का रोल है ना वो ज्यादा दिखाई दे रहा है इस PSL 9 में। अच्छा, स्पिनर्स का रोल ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो चलें स्पिनर्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं।
एक उस्मान तारिक के हवाले से कल एक्शन रिपोर्ट हुई है मैच के दौरान, एम्पायर ने किया है। क्या समझते हैं कि उनका एक्शन जो स्लो हम आकर हाथ को रोकते हैं फिर बॉल फेंकते हैं, क्या इसमें, क्योंकि हमने माजी में देखा सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल ये प्रॉब्लम को उन्होंने होते हुए झेला है अपने ऊपर। नहीं देखिए, सकलैन मुश्ताक तो खैर उस दौर में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मुश्ताक की। असल में बात थी सईद अजमल की। सईद अजमल के दौर में जो है ना, ये आपके जो है ना बैन जो था, ये 50 डिग्री जो है ना, वो 15 डिग्री जो है ना वो बॉलिंग होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में वो जो उनका आ रहा है उस्मान तारिक का, वो आ रहा है 12 डिग्री। तो मेरे ख्याल में वो पूरा हाथ जो है ना उस तरीके से नहीं घुमा पा रहे, जिसकी वजह से ये उन पे जो है ये पाबंदी का एक्शन लिया गया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके मोहम्मद हफीज़, उन पे भी ये एक दफ़ा उन पे जो ये हुआ था और उन्होंने जो है ना अपने आप को क्लियर करवाया था। शुएब मलिक पे भी ये तीसरे या चौथे पीएसएल में ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन उनको जो है ना वो लीगली उनको जो है ना अलाउ कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक का इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है कि इनके हवाले से हम कहें कि भाई इन्होंने जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग विकटें ले रहे हैं। तो इनकी एवरेज भी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे ख्याल में 4 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकटें हासिल कर पाए हैं, दीगर ये कि इन्होंने खेले ही 4 मैच हैं। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक को अपनी बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करके दोबारा से आना चाहिए। और अगर इस तरह के वाकयात अगर पीएसएल में हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये पीसीबी के ही अंडर होंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होने के लिए। तो मेरे ख्याल में तारिक जो है ना वो उस्मान तारिक इसको क्लियर करें और अपने बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करके दोबारा चलें, बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करके दोबारा वो आए। और क्योंकि स्पिनर्स का आपने जिक्र किया हुआ है तो एक और स्पिनर्स की बात कर लें। शादाब बेशक परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनके उसामा मीर को अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त वो बॉल कर रहे हैं, विकटें हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शादाब और उसामा के दरमियान टाई होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक हमने 3 सीरीज़ खेलनी है। देखिए किस चीज़ की टाई है, आप वर्ल्ड कप की टाई की बात कर रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, उससे कबल हमारे पास है 3 सीरीज, हम चेक कर सकते हैं अच्छे स्पिनर्स को। देखिए शादाब खान, मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से जिस 1 डाउन 2 डाउन पे आगे वो अपने बैटिंग को जो है ना वो दिखा रहे हैं। और T20 में आपको मालूम है कि दोनों शोबे में जो है ना अपने आप को दिखाना पड़ता है। इसी तरह अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ चले जाएँ तो आपके जो कप्तान हैं बाबर आजम, वो जो है ना साइम अयूब पे जो है ना बड़ा रिलाई कर रहे हैं, उनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, उनसे बैटिंग भी करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो T20 है इसमें दोनों रोल अदा करने पड़ते हैं और शादाब जो है ना वो दोनों रोल अदा कर रहे हैं। और अब लाजमी नहीं है कि उसी तरीके से विकटें भी ली जाएँ। अब देखिए हर एक की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत लोग समझ जाते हैं कि इसकी बॉलिंग को, कि हाँ भाई इस तरीके से बॉलिंग आ रही है, इस तरीके से बॉलिंग करेगा तो बैट्समैन भी बड़े मंझे हुए आते हैं कि वो इस झेल जाते हैं इनकी बॉलिंग को। लेकिन उसामा मीर जो है ना उनकी हाइट का बड़ा एक एडवांटेज हासिल है। दूसरा ये कि जब वो बॉलिंग करते हैं कि आउट स्विंग करते हैं और शादाब जो है ना वो फिंगर करते हैं, तो दोनों में एक वाज़े तौर पे फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि शादाब ज़्यादा अच्छे तौर पे जो है ना सामने आ सकते हैं। उसामा मीर के हवाले से अगर आप पिछली सीरीज़ में देख लें, आप न्यूजीलैंड सीरीज़ में देख लें, तो मेरे ख्याल में इतनी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे कि हम उनकी जो है ना इस बात पर जो है ना उनको कहें कि ये भी सलेक्शन के उसमें आ जाएंगे। मेरे ख्याल एक और नौजवान स्पिनर्स की बात भी कर लें, आरिफ याकूब, उसने भी काफ़ी मुतासिर कर दिया है, क्या कहेंगे उसके हवाले से? और फिर इब्रार भी परफॉर्म कर रहे हैं अब तो। देखें लेग स्पिनर्स की तो जिस तरह यासिर शाह के बाद जिस तरीके से एक गैप आया था उसको पूरा करने के लिए देखें शादाब ने बड़ा अच्छा लेग स्पिनर का रोल अदा किया था, फिंगर बॉलर का रोल अदा किया था। अब आपके पास जो है ना आरिफ याकूब की सूरत में या उसामा मीर की सूरत में या फिर आपके इब्रार की सूरत में, आपके महमूद की सूरत, जाहिद महमूद की सूरत में, तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि 3-4 ऐसे बॉलर्स हमारे पास लेग स्पिनर्स के तौर पर सामने आए जिनको हम किसी भी मौके पे मौका दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप बात करें आरिफ याकूब के, तो एक अच्छा बॉलर है। उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने नेशनल T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और T20 के हवाले से मेरे ख्याल में आरिफ याकूब जो है ना बड़े अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। चले लेग स्पिनर्स की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, एक लेग स्पिनर हमें यहाँ पर मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा नाम अगर कहें तो पाकिस्तान बल्कि दुनिया का बड़ा नाम लेजेंडरी अब्दुल कादिर के बेटे वहाँ पर यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे उनके हवाले से कि जो कादिर के एक चहीते कह सकते हैं अपने बेटे, और वो परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान की तरफ से खेले भी, और लेकिन फिर मंजर से गायब हो गए। देखिए उस्मान कादिर जो है ना और उनके वालिद साहब जो अब्दुल कादिर साहब एक लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने
काफ़ी कई 1987 का मैच मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है ना सेमीफाइनल तक रिसाई दिलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा दीगर जितने मैचेस हुआ करते थे तो उनका एक परफॉर्मेंस बहुत ही आला हुआ करती थी और उनका एक स्टाइल जो होता था, खासतौर पर उस तरह के स्टाइल का बॉलर तो आज तक जो है ना वो दिखाई नहीं दिया, उनका डिफरेंट स्टाइल हुआ करता था। तो कादिर साहब की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भी कोई उस तरीके से कारनामा अंजाम दे और कौमी टीम तक वो रिसाई हासिल करे। तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर को बड़ा अच्छा उनका रोल था और बहुत अच्छी बॉलिंग थी। 2 साल कबल तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही थी, उनको मौका भी मिल रहा था T20 में भी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि खिलाड़ी को जब मौका मिलता है तो वो अपने परफॉर्मेंस को और इन्हेंस करता है और ज़्यादा अपने आप पे तवज्जो देता है और अपने आप की जो है ना क्वालिटी लाता है उसमें। लेकिन उस्मान कादिर को मौका मिलने के बावजूद वो अपने आप को मनवा नहीं सके। ये एक मेरे ख्याल में एक कंपटीशन ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से वो पीछे रह गए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो उन्होंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की जिसकी वजह से जो है ना वो पीछे रह गए। तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर इतने बुरे बॉलर नहीं है, फ्रेंचाइजीज में तो उनको खिलाना चाहिए और ख़ास तौर पर आपके जो है ना वो वनडे और टेस्ट के तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। T20 में उनकी जगह शायद ना बन पाए लेकिन वनडे के तो बहुत अच्छे, वनडे पे जगह बनती दिखाई दे रही है उस्मान कादिर की। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, कल एक और फतह नसीब हुई है कराची किंग्स को और कल कराची किंग्स ने जो है कोटा ग्लैडिएटर्स को जो है आउट क्लास कर दिया ग्राउंड के अंदर। क्या कहेंगे, कराची ऐसी फतूहात है बहुत कम नसीब होती है कराची को और कल उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। देखें कोयटा की भी तो आप देखें ना कि परफॉर्मेंस जिस तरीके से जा रही थी, एकदम से जो है ना उसका ग्राफ इतना ऊपर हुआ था। 3 साल से जो शिकस्तों पर शिकस्त खा रही थी और कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट ने जिस तरह की चेंजेस किए, कप्तान, कोच, आपके तकरीबन तमाम ही शोबों में जो है ना बैटिंग, फील्डिंग और बॉलर्स को भी चेंज करके रख दिया। तो मेरे ख्याल में ये जो चेंजेस है ये फ़ायदेमंद साबित हुई है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। रही बात कराची किंग्स की, तो मेरे ख्याल में शान मसूद जिस तरह टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर सामने आए थे उसी तरीके से वो कराची किंग्स की भी कप्तानी कर रहे हैं, तो वो एक चार्म दिखाई नहीं दे रहा। देखिए एक बात होती है कप्तानी में, एक दिखाई देता है कि यार इसमें जो है ना एनर्जी भी है, इसमें जो है ना कुछ लड़ने की इसमें जुस्तजू भी है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कप्तानी के ही लिहाज से बात करें तो आप मुल्तान सुल्तान को देख लें, आप जिस तरीके से रिजवान लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हर लम्हे पे, जिस तरीके से शादाब नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इन दोनों के अलावा जो है ना कोई ऐसा बाबर भी थोड़ा नजर आ रहे हैं। बाबर आजम देखिए उनका स्टाइल अलग है, उनका अंदाज अलग है। उन्होंने जो है ना वो खामोश तबीयत के लिहाज से वो टीम को लड़ा रहे होते हैं, वो उनका एक अंदाज अलग है। लेकिन जो एग्रेसिव कप्तान होता है, जो नजर आ रहा होता है कि यार कुछ करना है, कुछ अब तक सिर्फ 2 ही कप्तान ऐसे, सही आपने कहा कि अब तक 2 ही कप्तान ग्राउंड में ऐसे नजर आ रहे हैं जो अगर फील्डर से मिस फील्डिंग भी हो जाए या बॉलर से वाइड या एक्स्ट्रा सूरत में बॉल हो जाए तो वो जाकर वो समझा रहे भी हैं। बेशक रिजवान कीपिंग नहीं कर रहे लेकिन वो खिलाड़ी को बैकअप कर रहे हैं, इसी तरह शादाब भी कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कप्तानी का भी, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं जिस तरह लाहौर कलंदर्स के कप्तान है शाहिनशाह आफरीदी, मुसलसल उनको नाकामी हो रही है टूर्नामेंट्स के अंदर, फिर पाकिस्तान टीम के वो कप्तान है। तो फिर सेलेक्टर शायद इससे सोच में भी आए कि कप्तान अगर तब्दील करें तो उनके नेमुल बदल पे किसे लाया जाए। नहीं देखें इतनी जल्दी कप्तान तब्दील करने से जो है ना टीम का मोराल भी डाउन होता है और ख़ास तौर पे एक जो जंग निकल पड़ी है कि कप्तानी की, खिलाड़ियों की कौमी टीम की तक की रसाई की, तो मेरे ख्याल में अब जो चेयरमैन पीसीबी आए हैं वो इस चीज़ पे उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि परफॉर्मेंस जो है ना उसकी बुनियाद पे ही टीम बनेगी और ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पे ही कप्तान भी बनेगा। तो मेरे ख्याल में एक अलग बात है कि नए चेयरमैन हो सकता है कि वो कुछ तब्दीलियां लाएं, लेकिन बात रही कराची किंग्स की, तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स के जो कप्तान है शान मसूद, उनके हवाले से जो बात हो रही थी, एक तो ये बात थी कि वो चार्मिंग दिखाई नहीं दे रही, दूसरी बात यह है कि नौजवान खिलाड़ियों को वो मौका नहीं दे रहे। जिस तरीके से एमर्जिंग खिलाड़ी हुआ करते हैं उनको कम से कम पूरा मौका तो दें। आपकी दीगर टीमें जो है ना उनसे 3-3, 4-4 ओवर करवा रही हैं बाकायदा खिलाड़ियों से, लेकिन ये अपनी टीम के 1 ओवर करा के साइड पे कर देते हैं। कभी बैट्समैन को खिलाते हैं तो उनको 7वें 6ठे नंबर पे भेज के उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये बड़ा काउंट करता है T20 में। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको मालूम है कि 6ठा 7वां नंबर जो है ना आपको मैच जितवाना है या फिर आपको रन रेट बढ़ाना है। ये ऐसा मौका होता है, ये पोजीशन होती है। और अगर आपका बॉलर है तो आपको बॉलिंग में जो है ना वो 3रे 4थे नंबर पे यानी कि 15वें से लेकर आप 16वें तक अगर आपको ओवर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसमें भी आपके बॉलर को विकेटें भी लेनी होती है और रन रेट रोकना भी होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है नौजवान खिलाड़ियों पे। इन नौजवान खिलाड़ियों पे इतनी जिम्मेदारी डालना एक अच्छी बात है, लेकिन उनसे उस तरीके से परफॉर्मेंस भी लेना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। आप कप्तानी के लिहाज से ये कर सकते हैं कि आप
उनको जो है ना पूरा मौका दें, उनको पूरा टाइम दें ताकि उनको ग्रूम करें। ये ग्रूमिंग का वक्त है, आप बार बार ग्रूम करके उनको आगे लाएंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर है। आप अगर 2 साल पहले की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो बड़े अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे। उमर की सूरत में बड़ा अच्छा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो ओवर्स भी करता था अच्छे क्रूशियल टाइम पे और विकेट भी लेता था। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इन्होंने चेंजेस किए हैं कराची किंग्स ने, इसकी वजह से इनका नुकसानात बहुत ज्यादा हुआ और इस नुकसान का अजाला जो है ना ये टीम अभी तक नहीं कर पाई है। हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर को गुज़िश्ता रोज उन्होंने हराया, लेकिन अजाला करना बड़ा मुश्किल हो गया कराची किंग्स का। चलें, अजाला करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कराची किंग्स का भी है, लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि जहां पर लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई तो कराची किंग्स भी एक फतुहात हासिल करने के बाद 3 फतह कराची किंग्स ने हासिल कर लिया। और फिर अगर हम बात करें पॉइंट टेबल्स पर तो मुल्तान सुल्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया प्ले 4 के लिए, और लेकिन दीगर 3 टीमों का फैसला होना है। अब 3 टीमों के दरमियान जो है कशमकश का सिलसिला जारी है। और अगर इसमें शामिल कर लें तो लाहौर कलंदर्स ने भी जो अपने मैच है जीतने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कुछ हाँ ना की सूरत अगर पैदा हुई तो शायद लाहौर कलंदर्स भी इस प्ले 4 के लिए जो है अपना नाम शामिल करती हुई दिखाई देगी। जफर साहब, आप समझ रहे हैं कि क्योंकि अब प्ले 4 के लिए लाहौर कलंदर्स ने भी कामयाबी हासिल कर ली, फिर पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त, कोयटा को शिकस्त, और फिर जिस तरह कराची ने कामयाबी हासिल की, तो पॉइंट टेबल सिवाय मुल्तान सुल्तान के तमाम ही टीमों के लिए कशमकश की सूरत हाल है कि बाकी 3 टीमें कौन सी क्वालिफाई करेंगी। देखें, जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनके बैलेंस पूरी टीम बैलेंस हुई हुई है, आप देख रहे हैं कि अगर आप पिछले टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है ना उसने बड़ा अच्छा अभी भी परफॉर्म कर रही है और वो करके भी आई है। आपके जो है ना लाहौर कलंदर तो आपके बिल्कुल ये बेबस हुई हुई है इस टाइम कि उनको तो बड़ी कोशिशें और बड़ी जिद्दोजहद चाहिए अगले मैचेस जीतने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर ऐसी टीम नज़र आ रही है जो कि कुछ भी कर सकती है इस टूर्नामेंट में। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को ले सकते हैं कि जिस तरीके से वो खेलती हुई आ रही हो, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो भी शुमार हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी इसमें शुमार हो सकती है। लेकिन गो के क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें जितनी टीमें इस सब 10-10 मैच जब तक नहीं खेल लेंगी ये कशमकश में ही रहेंगी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फॉर्मेट है जिसकी वजह से एक जुस्तजू कायम है मैच देखने के लिए। लोग जो है ना तवज्जो हासिल कर रहे हैं इन पूरे टूर्नामेंट में ताकि किसकी पोजीशन क्या आए तो उस पर जो है ना उसके मैचेस से। अच्छा, किसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन पे तो मजीद बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे मजीद और बात कर लेते हैं। कुछ दिन कबल जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने बयान दिया है कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता है T20, और उससे कबल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायने रखती थी और फिर ऐसा ही हुआ। और कल कराची किंग्स में बड़ा अहम रोल फतह में जो है हसन अली का रहा है, जहाँ पर उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। जाफर साहब, हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे आप? बॉलिंग की अगर दौड़ देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत बॉलर इस वक्त फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान सुपर लीग 9 में मोहम्मद अली अच्छा बॉल कर रहे हैं, उन पे तवज्जो सेलेक्टर्स की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए जो 3 जो बैक टू बैक सीरीज़ है उनका नाम आता हुआ दिखाई दे। गो कि उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। देखिए, बात यह है कि हसन अली की जो कारकर्दगी रही है पिछले कई सालों से मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग थी। फिर उनको ड्रॉप किया गया, फिर उन्होंने नेशनल टूर्नामेंट में कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में जो है उन्होंने आला कारकर्दगी दिखा के दोबारा कमबैक किया। तो हसन अली कमबैक करने का फ़न जानते हैं और जिस तरीके से गुज़िश्ता परफॉर्मेंस रही उनकी वो भी आउटस्टैंडिंग 4 विकेटें लेना। और मेरे ख्याल में हसन अली की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उन्होंने किया, अब वो वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए तो देखें पूरी जितने खिलाड़ी हैं वो सभी खेलना चाह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि कौन मेगा इवेंट को मिस करेगा, हर कोई जो है ना वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के टीम में शामिल होना चाहेगा। लेकिन अगर टूर्नामेंट के हवाले से अगर आप बात करें, जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने 5 T20 मैचेस खेले उसमें कोई इतनी आला कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, तो मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा पाकिस्तानी विकेटों से हटकर जब आपके दीगर मुल्कों से मैचेस होंगे, जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे आपके, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस है, तो वहां पे आपको जज करना पड़ेगा कौन क्लिक कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। तो उसको जो है ना मेरे ख्याल में मौका मिलना चाहिए। और साथ साथ हम थोड़ी मजीद और बात करेंगे क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स पे अगर हम देखें तो इफ्तिखार का बल्ला भरपूर तौर पर चल रहा है। आज़म एक मैच में बल्ला चलता है, फिर 2 मैच में गैप आ जाता है। आप समझते हैं कि यहाँ पर भी बड़ा ज़रूरी है आज़म खान को परफॉर्म करना? देखें, टीम की सिलेक्शन अभी मौका नहीं है कि इस पर हम बात करें, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है वो तो आउटस्टैंडिंग है इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार ने जिस तरीके से अपने आप को लेके चलें, जिस तरीके से वो क्रूशियल टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बैटर नहीं है जो T20 का स्पेशलिस्ट इस तरह का हो। तो इफ्तिखार
आउटस्टैंडिंग है और उनका कोई नेमल बदल नहीं है। जिस तरीके से हम माजी में रिलाई करते थे आसिफ अली पे, आसिफ अली गो के उसको ज़ाया किया गया, अगर उसको ऊपर के नंबर पे 1 डाउन या 2 डाउन खिलाते तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंप्रेसिव साबित होते। लेकिन इफ्तिखार क्योंकि हर नंबर पे खेलने के आदमी और हर वो प्योर बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार पे ज़्यादा रिलाई करेंगे लोग और करना भी चाहिए, क्योंकि चाचा जो है ना वो स्पेशलिस्ट बन चुके हैं इस टाइम T20 के, और उनसे कोई भी फॉर्मेट खिलवा लें आप, वनडे खिलवा लें आप, उनसे टेस्ट खिलवा लें। मेरे ख्याल में प्योर बैट्समैन जिसको कहा जाता है, बाबर आजम के बाद प्योर बैट्समैन तो इफ्तिखार ही हैं। चलें, इफ्तिखारी भी आज मैच खेला जाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का 7 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन इससे कबल टॉस हुआ है, टॉस है यहाँ पर जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया है। आज क्योंकि दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कराची किंग को अगर प्ले 4 में रहना है तो यकीनन आज का मैच जीतना ज़रूरी है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अपने पॉइंट्स टेबल और रैंकिंग को बेहतर करना है, तो आज का मैच जीतना उनके लिए भी लाजिम होगा। क्या कहेंगे जाफर साहब? अब टॉस यहाँ पर इस्लामाबाद ने जीत लिया है, अक्सर टीमें चेस पर जा रही हैं और चेस करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद के बाद चेज़र बड़े अच्छे हैं, आज़म खान जिनके अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उनका बल्ला अगर चलता है तो तहस नहस कर देते हैं वो बॉलर्स का, और एक दफ़ा फिर कराची किंग्स के को उन्होंने बैटिंग करने की दावत दी है। हसन अली फॉर्म में है, लेकिन जो बात आपने कुछ देर कबल कही थी कि शान मसूद उस किस्म की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव कप्तानी नज़र नहीं आ रही है, जिसके बेस पे कराची किंग्स आज के मैच के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। गो कि उन्होंने कल के मैच में एक बड़ी टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त दी। देखिए मेरे ख्याल में जो रिथम बना हुआ है कराची किंग्स का बना हुआ है, गुज़श्ता मैच की फ़तह जो है ना आज के मैच पे असरअंदाज होगी। और नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत मजबूत टीम है, लेकिन कराची किंग्स के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आज के मैच में। उसका रीज़न ये है कि आपके कराची किंग्स के जो बॉलर हैं वो थोड़े से रिदम में आ गए हैं। शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, गो कि वो अपनी बैटिंग में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉलिंग में तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लेकिन तब्दीली भी आज नहीं है जाफर साहब, आज उन्होंने सेम टीम वही खिलाई है कराची किंग्स, होना भी चाहिए, क्योंकि जो फाते टीम होती है वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करती। तो वही बात है कि जो गुज़श्ता रोज़ की फतह थी वो मेरे ख्याल में ये इस पर असरअंदाज होगी आज के मैच में, और उम्मीद भी और हमारी ख्वाहिश भी है कि कराची जीते ताकि टीम आगे बढ़े और कंपटीशन में और मज़ीद इजाफा हो। तो ये अगर इसी तरीके से हारती रहेंगी टीमें तो मेरे ख्याल में जो कराची के रहने वाले हैं वो बड़ा डिसहार्टेड हो जाते हैं। अच्छा, आवाम का बड़ा इसमें अमल दखल होता है। अगर हम बात करें कराची किंग्स के हवाले से तो पोलार्ड, शोएब मलिक और एमर्जिंग प्लेयर इरफान खान नियाज़ी, इरफान खान नियाज़ी के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छे नंबरों पर आते हैं, लास्ट हिटिंग कर रहे हैं, जिस तरह शोएब मलिक और पोलार्ड करते हुए दिखाई देते हैं, भरपूर तौर पर साथ देते हैं। वो कि लंबी इनिंग नहीं खेलते, 30-35 रन की बारी खेलते हैं, लेकिन तेज़ खेलते हैं। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट की अगर आप बात करें तो वो जो हम माजी में जो लास्ट ईयर हमने देखा था कि शोएब मलिक का बल्ला चल रहा है, आपके बाबर आजम का बल्ला रुक ही नहीं रहा, आपके दीगर बैट्समैनों का बल्ला चल रहा है, रुक ही नहीं रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट में आपके ऐसे नए चेहरे सामने आए हैं जो कि हार्ड हिटिंग के मास्टर माने जा रहे हैं। और यही बात है कि हमारी T20 कितनी आगे चली गई है, ये देखेंगे कोई ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो कि पूरा हमारे जो है ना टेस्ट के लिए निकल सके या वनडे के लिए निकल सके, लेकिन T20 के स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि नौजवान खिलाड़ी हैं, उन पर बड़े रिलाई की जा रही है कि T20 के ये सारे स्पेशलिस्ट होंगे। सिर्फ नियाजी की तरफ से नहीं, मेरे ख्याल में पोलार्ड जो है ना, आप देखें माजी में हमारे जितने फॉरनर्स प्लेयर हुआ करते थे वो परफॉर्म किया करते थे, लेकिन अभी रायली रोसो भी नहीं चले हैं कोयटा ग्लेडिएटर के भाई उन पे जो है ना जिस तरीके से वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के जो है ना 1 साइडेड मैच जितवा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर पोलार्ड चल गए या आपके नियाजी चल गए तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा आज का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि एक आपके जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है। ये ज़्यादातर जो है ना आपके जो है ना मीडियम फास्ट बॉलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो 4 बॉलर्स को इस्तेमाल किया करते थे उसमें ये 6 बॉलर्स को उन पर रिलाई कर रहे हैं। 6 बॉलर्स को जो है ना वो 3-3 ओवर करके उनका जो है ना ओवर्स पूरा कर रहे हैं, उनको ओवर्स पूरा कर रहे हैं। शादाब से हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो शादाब अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और अगर थोड़ी सी हम बॉलिंग में इन पे नज़र डालें इस्लामाबाद यूनाइटेड पे तो नसीम शाह कुछ बुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, विकटें हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन रन को बड़ा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जाफर साहब, नसीम शाह
क्या कहेंगे नसीम शाह, और उनके बाद अगर हम बात करें तो उनके भाई जो है उबैद शाह और हुनैन शाह को भी मौका फराहम किया जा रहा है मैचेस के दौरान। और तीनों के एक्शन सेम ऐसा लगता है कि, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों टीवी रिप्ले के अंदर उनके तीनों भाइयों के एक्शन बिल्कुल करीब से दिखाए जा रहे थे, तीनों का सेम एक्शन दिखाई देता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक्शन तो नो डाउट सेम दिखाई देता है, लेकिन जो दीगर जो छोटे भाई हैं वो नसीम शाह से सबक हासिल करें कि इस एक्शन पे जो है ना उनकी कमर का मसला हो गया है, तो मेरे ख्याल में वो अपना एक्शन चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नसीम शाह इंजरी के बाद अब दोबारा आए, लेकिन देखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो रिदम था पहले वाला वो रिदम दिखाई नहीं दे रहा, उसी वजह से जो है ना वो ना ज़्यादा विकेटें ले पा रहे हैं और ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वो बॉलिंग करते हुए भी उनके चेहरे पर वो फ्रेशनेस नहीं है जिस तरीके से माजी में हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तकलीफ का शिकार हैं, इस वजह से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो है ना उस रिदम के साथ उस क्वालिटी के साथ जो है ना बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में जो उनके दीगर भाई हैं वो जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं, नौजवान हैं अभी, मेरे ख्याल में 21-22 साल उनकी एज है, एक की एज तो अंडर 19 के भी है, तो मेरे ख्याल में उनको बड़ा अच्छा ये टाइम है कि वो अपनी बॉलिंग और करें और नसीम शाह से ज़्यादा ऊपर जाके जो है ना अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हेल्स और मैनू बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप का मुजाहरा किया था लास्ट मैच के अंदर। गो कि उनकी अगर ऊपर के नंबर की बैटिंग चल जाती है तो बड़ी आसानी हो जाती है सलमान अली आगा के लिए भी, शादाब के लिए भी लंबे रन करना। देखिए बात यह है कि शादाब तो खैर चल ही रहे हैं ना, वो वन डाउन पे आके कोई भी सिचुएशन है वो अपना जो है ना वो बैटिंग भी करते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो हार्ड हिटिंग कर रहे हैं तो उस तरह की हार्ड हिटिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, और वन डाउन पे आके बाबर आजम जो है ना उनका स्टाइल ही अलग है, और आप शादाब की अगर बात करते हैं तो ये तो है ही जिसको कहते हैं ना रेलू कट्टा, तो उस रेलू कट्टे के अंदाज में खेल रहे होते हैं, और ये T20 तो है ही मार धाड़ का खेल, तो उसमें मौका मिल जाता है, किसी का बल्ला चल जाता है किसी का बल्ला नहीं चलता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कौन सा बैट्समैन है जिसको हम कहें कि भाई बहुत ही पावरफुल शॉट भी जा रहे हैं और बड़ा टेक्निक भी अच्छी है और उनकी पूरे रिदम में, तो मेरे ख्याल में साइम अयूब जो है ना उनका बल्ला बड़ा प्रॉपर चल रहा है। बल्ला तो चल रहा है, लेकिन आज ये नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं और हुनैन शाह आज का मैच खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर तब्दीली तो उन्होंने की है और एक बड़े बॉलर्स को आज यानी कि मैं समझता हूँ या तो रेस्ट दिया होगा या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ गई होगी इंजरी की शायद। देखिए जिस तरह मैंने अभी बात की ना कि वो उस तरीके से फ्रेश दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस तरीके से जितने मैच उन्होंने खेले हैं, वो जो माजी का रिदम हुआ करता था नसीम शाह में, इंजरी के बाद वापसी थोड़ी सी मुश्किल होती है फास्ट बॉलर्स। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि होना कुछ ना कुछ वो परेशानी का शिकार थे पिछले मैच में, तो लिहाजा अब आपने कहा कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल में उसका रीज़न यही हो सकता है कि उनकी इंजरी में जो है ना अभी प्रॉपर तरीके से जो है ना वो फिट नहीं है, अगर वो फिट होते तो मेरे ख्याल में उनको बिठाना मुनासिब नहीं था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ देर कबल मिडिल ऑर्डर पर और आपने कहा इफ्तिखार अहमद है, नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन माजी में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स जो है इस वक्त भी फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। अगर मैं बात करूं खुशदिल शाह का, आसिफ अली का, और अगर दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है जो परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। एक ऐसा वाहिद प्लेयर था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ते थी कि जाकर वो लंबे बारी खेलता, हैदर अली। आप समझते हैं कि हैदर अली भी मंजर से गायब होने वाला बैटर है? देखिए T20 ज़्यादातर जो हमने देखा है वो है शुरू के 4 प्लेयर्स का खेल, अगर आप पूरा जायज़ा लेना शुरू के 4 प्लेयर्स जो है ना वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है 7वां या 8वां या 6ठा, ठीक है। अब ये हैदर अली जब ओपनर खेलते थे या वन डाउन खेलते थे तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, कहीं भी जा रही थी। अब उनको जैसे ही उनको नीचे किया तो उनकी बैटिंग में जो है ना वो खलल पैदा हो गया, वो उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए। इसी तरीके से रिजवान या बाबर क्यों ऊपर खेलना पसंद करते हैं, उसका रीज़न ये है शादाब भी तो ऊपर खेल रहे हैं, सलमान अली आगा ऊपर खेल रहे हैं, सऊद शकील ऊपर खेल रहे हैं, यानी कि जो ऊपर खेलेगा T20 में, आपकी बात सही कही कि जो ऊपर खेलेगा वो रन करेगा। एग्जैक्टली यही बात है, दायरे का इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा आपको देखिए यही जो बात हम करते थे ना रन रेट की, वो रन रेट यहीं पे शुमार होता है। अब जो प्योर बैट्समैन है जिस तरह बाबर है, उनके रन रेट पे कितनी बातें हुई, सिर्फ एशियन विकेटों पे, सिर्फ एशियन नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी विकेटों पे। देखिए एशिया की दिगर, आप श्रीलंका चले जाएं वहाँ की विकेटें मुख्तलिफ हैं, आपके इंडिया चले जाएं वहाँ की वो लोग मट्टी में खिला देते हैं,
तो बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो आपके एशियन विकटें हैं ये, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की विकटें हैं, पाकिस्तान की विकटों में तो फिर भी बहुत अच्छी विकटें हैं, लेकिन इस पे जो है ना जो कंडीशन होती है, और ख़ासतौर पर दुबई की जो विकटें होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। इस वजह से जितने T20 में हमारे बैटर्स बनकर सामने आए उन्होंने ऊपर लेवल पे, अब फ़खर जमान का बल्ला क्यों नहीं चल रहा भाई, बार बार कह रहे हैं कि चल जाए चल जाए चल जाए, फ़खर जमान का बल्ला ही नहीं हिल पा रहा, वो उस तरीके से रिदम में नहीं आ पा रहे। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो माजी में बड़े अच्छे खेलते रहे हमारे पूरी टीम में, लेकिन फ़खर जमान पिछले 1.5 साल से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस सेलेक्टर अब जो सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, आप समझते हैं T20 में उन्हें मौका मजीद और मिल सकता है? देखिए हार्ड हिटर तो हैं, और वही बात है कि ओपनर कौन, देखिए ना ओपनर तो वैसे भी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, वो 1 डाउन पोजीशन पे या 2 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आ रहे हैं फ़खर जमान। और अब तो बहुत सी चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि अगर रिजवान और बाबर ओपन नहीं करेंगे तो साइम और बाबर ओपन करते नजर आएंगे, या साइम और रिजवान ओपन करते हुए नजर आएंगे। देखिए बड़ा एक अच्छा बैच तैयार हो गया है पाकिस्तान के ओपनर्स के लिहाज से, ओपनर्स के लिहाज से पाकिस्तान के पास बड़े ओपनर्स आ गए हैं, और T20 के माहिर आ गए हैं सारे। मैं ये समझता हूँ इस T20 के माहिर जो भी हैं वो किसी भी पोजीशन पे खिलाएं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब देखें आपकी टीम में 6 और 7वें नंबर पे तो फिक्स हो गया ना आपका इफ्तिखार अहमद और आजम खान, ठीक है, इन दोनों में से कोई, ठीक है। आपके फिर सलमान अली आगा, उसको भी रखते हैं ताकि भाई कोई एक बैटर तो चले। उसके अलावा आप देख लेंगे कौन हो सकता है टीम में आपके, आप अगर 5 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, यानी आप मिडिल ऑर्डर पर आप 3 बैटर्स को बड़े मजबूत उम्मीदवार करार दे सकते हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद है, सलमान अली आगा है और बाबर आजम है। बाबर आजम तो 1 डाउन पे आएंगे, लेकिन जो नंबर आपने कहा है ना 5 और 6 पे, इफ्तिखार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजम खान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह सलमान अली आगा का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर उन्हें टीम में शामिल किया गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सऊद शकील, कोटा ग्लेडिएटर से ओपनिंग कर रहे हैं, और जब अगर उन्हें इंतखाब किया गया, मुंतखब किया गया टीम के लिए, तो वो किस नंबर पे खेलते दिखाई देंगे आपको? चौथे 5वें, क्योंकि आपका पहले पे तो अगर आपका ओपनर तो उसको नहीं भेजेंगे, किसी भी सूरत में नहीं भेजेंगे। आपका साइम होंगे अगर हुए टीम में, नहीं तो आपके बाबर और रिजवान ही होंगे, ठीक है। आपका तीसरी पे जो है ना वो फ़खर होंगे या साइम होंगे, इन दोनों की टाई है ना। देखिए टाई बहुत ज़्यादा बन गई है, अब जिस तरह आपके ना आज़म और इफ्तिखार पे टाई है, इसी तरीके से जो है ना आपका साइम और फ़खर पे टाई है, इसी तरह बॉलर्स में आपके काफ़ी टाई बन गई है। अच्छा, स्पिनर्स में किस में टाई देख रहे हैं कि वो टीम में, क्योंकि आपने 5-6 पे तो इनको गिना दिया, फिर बॉलिंग ऑलराउंडर पे भी आएंगे, फास्ट बॉलिंग, और फिर स्पिनर्स ऑलराउंडर पे भी आएंगे, तो आप क्या समझते हैं इन 3-4 स्पिनर्स में किसको देख रहे हैं? शादाब को देख रहे हैं, उसामा को देख रहे हैं, आरिफ याकूब को देख रहे हैं? देखिए मैजिशियन जो आपका था T20 के लिहाज से शादाब को फोकस कर रहे हैं आप? नहीं, शादाब तो होगा टीम में। देखें आप उसको इनसे ना मिलाइए, आपके उसामा से या इब्रार से या आरिफ याकूब से ना मिलाइए। शादाब टीम का हिस्सा है, और मैं भी के वो वाइस कप्तान या कप्तान हो। चलें, ये तो शादाब के हवाले से हो गई है। बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में आप क्या समय? आमिर जमाल भी परफॉर्म कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ का नाम भी है, वसीम जूनियर का भी नाम है, और मोहम्मद अली तो चले, अभी इसके बाद वाली कैटेगरी में जो फास्ट बॉलिंग का मेन कैटेगरी उस पर आएंगे। लेकिन इन 3 ऑलराउंडर में कौन से बेहतर ऑलराउंडर आपको लग रहा है? देखें शाहिन शाह के साथ जो है ना आपका लाहौर कलंदर का दूसरा जो है हारिस रऊफ, ये तो पक्के हैं ना भाई। 2 प्लेयर्स तो आपकी T20 लेकिन अभी तो मसाइल उनके साथ वैसे ही हैं, NOC के हवाले से उनके साथ मसाइल चल रहे हैं। मसाइल अलग हैं, लेकिन इंजरी का शिकार है हारिस रऊफ इस टाइम, जो उनके एल्बो में तकलीफ है, इंजरी का शिकार है। मसाइल कुछ नहीं है। आप T20 तक, वर्ल्ड कप तक वो तैयार हो जाएंगे, अगली सीरीज तक तो वो तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत दे उनको। लेकिन आपके बॉलर्स में जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग में वसीम की और हसन अली की टाई है, ठीक है। आपका नसीम शाह को अगर नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल में उस जैसा बॉलर आपको मिलेगा नहीं। यानी कि आप चॉइस पे नसीम शाह को रख रहे हैं? चॉइस पे नहीं, आपका टर्निंग पॉइंट है वो, यानी कि आप शाहीन के बाद नसीम शाह आपका बेस्ट बॉलर है। अगर आप वो फिट है तो उसको रखना पड़ेगा लाजमी आपको, और वो ये नहीं है कि उस पर बटन डाल दें, आपको ऐसे मौके पे उसको खिलाना पड़ेगा जब आपको क्रूशियल टाइम पे विकेट चाहिए होंगे, और जब आपको किसी मैच में जो है ना आप नीचे जा रहे हो और आपको ऊपर जाना हो, तो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे रोल अदा करेगा। चलें, ये तो क्रिकेट की बहुत सी बातें हो गई, थोड़ी सी फुटबॉल के हवाले से भी बातें कर लें। जाफर हुसैन साहब, फीफा वर्ल्ड कप है, क्वालिफाइंग राउंड है 2026 के लिए भी उर्दान की टीम यहाँ पर पाकिस्तान 19 मार्च को पहुँचेगी, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? और फिर पाकिस्तान से जो मैच है 21 मार्च को, कैसा देख रहे हैं जो जिन्ना स्टेडियम पर खेला जाना है? देखिए पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से पाकिस्तान फुटबॉल टीम की
कारकर्दगी रही है, उसने पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा पेश किया और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में तो बड़ा अच्छा नाम हो गया पाकिस्तान का। और जिस तरीके से होस्टिंग की है दीगर मुल्कों की तो और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम तैयार है अब 21 तारीख को मैच खेलने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये वो टीम है जो कि अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो है ना वो फीफा में एक म्यार अच्छा जा रहा है। अब वही बात है कि जिस तरह एनसी है, एनसी को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को जो है ना साइड पे करके जो है ना इलेक्शन करवा के एक पूरी फेडरेशन बना के दे दे, क्योंकि अब 8 से 9 साल हो गए इस चीज़ को। मेरे ख्याल में अब ये मामला हल होने चाहिए, ताकि मामला हल होगा तो टीम और अच्छी तौर पर बनकर और मजीद जो है ना वो फीफा के जितने क्वालिफाइंग राउंड है उससे क्वालिफाई करके जो है ना आगे भी बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान का 21 तारीख को मैच के खिलाफ। और अगर बात करेंगे तो हमारी बहुत अच्छे प्लेयर हमारे शाहजेब और मोइन अली, इनसे हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम का जो एक रिदम बना हुआ है वो बहुत आला है, लेकिन इस रिदम को कायम रखना पड़ेगा। जीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में ये मैच खेला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस मैच को जीतने के लिए बड़ा अच्छा मौका है और हमारा होम ग्राउंड होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मैच होने की तवक्को है। चलें, अच्छा मैच होने की तवक्को है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पिछले दिनों हमने देखा कि इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हादसे का शिकार हो गए। ऐसा लगता है कि आगाही मौत जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ भी सेटबैक नज़र आती है। का तो पल भर का भी भरोसा नहीं है और खिलाड़ियों का, और ऑब्वियसली वो तो जान हथेली पे रख कर खेल रहे होते हैं। दीगर ये कि सईद जमील जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र थे पाकिस्तान बिल्डिंग के, और उन्हें तकरीबन 40 से 45 साल यहाँ पे सर्व किया। पाकिस्तान भी जीता, पाकिस्तान नंबर 1 भी रहे और सिंध लेवल पे भी जीता। उनका भी वो इंतकाल हो गया, तो उनकी भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी काविशें थी सिंध में, ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डिंग के इस खेल को चलाने में। इसके अलावा फुटबॉलर की आपने बात की, फुटबॉलर देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो 15 साल की 16 साल की वो बच्ची टेनिस की इंतकाल कर गई। तो मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी और मौत तो साथ साथ चलते ही हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है ना तो आप वो काम कर जाएं कि दुनिया आपको याद रखे। तो मेरे ख्याल में ये खिलाड़ी हमारे मुल्क की पहचान होते हैं और मुल्क की पहचान बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बड़ी कोशिशें करके आते हैं। तो ये कोशिशें जो है ना वो जारी रहनी चाहिए, जुस्तजू आगे बढ़नी चाहिए, खिलाड़ियों को आगे निकलना चाहिए और मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉक्सर्स कर रहे हैं, जिस तरीके से जग हसाई हो रही है पाकिस्तान ख़वातीन बॉक्सर को जो पैसे चोरी हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि इस पर ऐसी चीज़ें जो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जग हसाई वाली? देखिए, जग हसाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्सर्स होते हैं ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके 3 बॉक्सर इंग्लैंड में जो है ना वो लापता हो गए, गायब हो गए। तो ये क्या मतलब, ये आपने पाकिस्तान को जो है ना मजाक बनाया हुआ है यार। आप किसी इंटरनेशनल टूर पे खिलाड़ी जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है, तो बहुत बुरी बात है। देखिए माजी में भी इस तरह होता रहा है, लेकिन अब ऐसा पाकिस्तान का एक म्यार हो गया, पाकिस्तान का जो है ना एक वकार बुलंद हो गया है। तो मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। फेडरेशन को भी देखना चाहिए और ख़ास तौर पर पीएसबी को देखना चाहिए कि वो किस खिलाड़ी को भेज रहे हैं और किस इवेंट के लिए भेज रहे हैं, उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि ये आया इसके अहल है भी कि नहीं है। ऐसे ही कोई टूर्नामेंट होता है और खिलाड़ी चले जाते हैं, इवन ये कि किसी को पता भी नहीं होता, कोई खबर भी नहीं शाया होती, खिलाड़ी जो है ना वो तुर्की में पहुंचा हुआ है और वो जो है ना अपने हमसाई या ख़ास तौर पे जो है ना जो साथी खिलाड़ी हैं उनके पैसे लेके गायब हो गए। इस तरह के चलें, इस पे किसी और दिन भरपूर तौर पर हम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की इस सरगर्मियों को जग हसाई का सबब बनाते हुए दिखाई देते हैं दुनिया भर के अंदर है। जाफ़र हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।